प्यारे मित्रों, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं आधुनिक काल, जिसमें हम लोगों ने द्विवेदी युग पढ़ा, भारतेंद्र युग पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने छायावाद पढ़ा, प्रगतिवाद पढ़ा और हम लोग पांचवा वाद पढ़ रहे हैं प्रयोगवाद, जो आधुनिक काल के अंतर्गत आता है हिंदी साहित्य में। तो इसका जो समय है 1943 से 1953 तक माना जाता है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद नाम उन कवियों के लिए रूढ़ हो गया जो कुछ नए भावबोधों, संवेदनाओं तथा उन्हें प्रेषित करने वाले शिल्पगत चमत्कारों को लेकर शुरू में तार सप्तक के माध्यम से सन 1943 में प्रकाशन जगत में आई और जो प्रगतिशील कविताओं के साथ विकसित होती गई तथा जिसका समापन नई कविता में हो गया। तो नगेंद्र जी का ये कथन है। गणपति चंद्र शुक्ल क्या कहते हैं? सन 1943 में अज्ञेय जी के नेतृत्व में हिंदी कविता के क्षेत्र में एक नए आंदोलन का प्रवर्तन हुआ, जिसे अब तक विभिन्न संज्ञाएं दी गई हैं, जैसे प्रयोगवाद, प्रपद्यवाद, नई कविता आदि प्रदान की गई हैं। ये संज्ञाएं इनके विकास की विभिन्न अवस्थाओं, दिशाओं को सूचित करती है। प्रारंभ में जबकि कवियों का दृष्टिकोण एवं लक्ष्य स्पष्ट नहीं था, नूतनता की खोज के लिए केवल प्रयोग की घोषणा की गई थी, तो इसे प्रयोगवाद कहा गया। मतलब जहाँ पर नवीनता की खोज के लिए कुछ प्रयोग की जाए उसे कहते हैं प्रयोगवाद। इसी आंदोलन की एक शाखा ने श्री नलिन विमोचन शर्मा के नेतृत्व में प्रयोग को अपना साध्य स्वीकार करते हुए अपनी कविताओं के लिए प्रपद्यवाद का प्रयोग किया। डॉक्टर जगदीश गुप्त एवं लक्ष्मीकांत वर्मा ने इसे अधिक व्यापक क्षेत्र प्रदान करते हुए नई कविता नाम से प्रचलित किया। तो प्रगतिवाद के अनेकों नाम हैं, प्रयोगवाद के प्रपद्यवाद भी कहते हैं और नई कविता भी कहा जाता है इसको। सारांश क्या है भाई? तो उपयुक्त दोनों विद्वानों के कथनों के अनुसार सारांशतः यह कहा जा सकता है कि सन 1943 ईस्वी से अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तक के माध्यम से नए भावों, नए विचारों एवं नए प्रयोगों के साथ जो काव्य हिंदी में रचा गया उसे ही प्रयोगवाद के नाम से पुकारा जाता है। विशेष बातें जान लेते हैं हम लोग। तार सप्तक के कवियों ने इस काव्यधारा की कविताओं के लिए प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग नहीं करके प्रयोगशील तथा प्रयोग शब्द का ही प्रयोग किया गया था। इस काव्यधारा की कविताओं को प्रयोगवाद नाम सर्वप्रथम आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने अपने एक निबंध प्रयोगवादी रचनाओं में प्रदान किया था। तो पहले प्रयोगवाद का सर्वप्रथम नाम दिया था नंद दुलारे वाजपेयी ने अपनी प्रयोगवादी रचना निबंध के माध्यम से। अज्ञेय जिनका नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय इस काव्यधारा के प्रवर्तक माने जाते हैं। उनके द्वारा संपादित प्रतीक पत्रिका की शेष की शुरुआत होती है। तो प्रतीक पत्रिका के माध्यम से इस काव्यधारा जिसका नाम हम लोग पढ़ रहे हैं प्रयोगवाद, इसकी शुरुआत मानी जाती है, जो अज्ञेय द्वारा लिखी गई और इस काव्यधारा अर्थात प्रयोगवाद काव्यधारा के प्रवर्तक भी अज्ञेय ही माने गए हैं। लक्ष्मीकांत वर्मा के अनुसार प्रयोगवाद ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ने की बौद्धिक जागरूकता है। आगे चलकर ही प्रयोगवाद का विकास नई कविता के रूप में हुआ। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार प्रयोगवाद का मूलाधार व्यक्तिगता या व्यक्तिवाद अर्थात प्राइवेसी है। प्रयोगवाद को प्रगतिवाद की प्रतिक्रिया भी कहा जा सकता है। कहने का अर्थ है कि प्रगतिवाद के बाद जो कविता लिखी गई उसे ही प्रयोगवाद कहते हैं। डॉक्टर गणपति चंद्र शुक्ल ने प्रयोगवाद एवं नई कविता दोनों आंदोलनों को संयुक्त रूप से
अति यथार्थवादी काव्य परंपरा नाम प्रदान किया है। कहने का मतलब है कि प्रयोगवाद हो या नई कविता हो, दोनों ही अति यथार्थवादी अर्थात बहुत ज़्यादा वास्तविकता की काव्य परंपरा से जुड़े हुए हैं। ये कहा गया है गणपति चंद्र शुक्ल द्वारा। हिंदी का प्रयोगवादी आंदोलन मूलतः पश्चिम अर्थात अंग्रेजी के न्यू सिग्नेचर आंदोलन से प्रभावित नजर आता है। न्यू सिग्नेचर सन 1942 में न्यू सिग्नेचर शीर्षक से एक काव्य संग्रह ब्रिटेन में प्रकाशित हुआ था। इसमें स्टेफेन स्पेंडर, आर्डेन, लेहमान, एम्पसन आदि की रचनाएं संग्रहित थीं। अगेन इस काव्यधारा के लिए प्रयोगवाद नाम को स्वीकार नहीं किया था। इन्होंने दूसरा सप्तक की भूमिका में इस नाम का घोर विरोध किया था तथा तो सबसे पहले अज्ञे जी ने इस काव्यधारा का जो नाम है प्रयोगवाद, उसका क्या किया था, विरोध किया था। और प्रतीक पत्रिका के जून 1951 के अंक में इस काव्य के लिए नई कविता संज्ञा का प्रयोग किया था। तो सबसे पहले उन्होंने नई कविता का नाम इसको दिया था, किसको, प्रयोगवाद को, और 1951 में दिया था। प्रयोगवाद को प्रतीकवाद भी कहा जाता है क्योंकि प्रयोगवाद कविता नवीन प्रतीक विधान से युक्त है। अस्तित्ववाद ने प्रयोगवाद को सर्वाधिक प्रभावित किया। प्रयोगवादी कविताओं में मध्यम वर्गीय जीवन की व्यक्ति की जीवन की पीड़ा के अनेक स्वर उभरे हैं, परंतु इसमें दमित काम वासना की प्रधानता देखने को मिलती है। अर्थात जो मिडिल क्लास जीवन है उसको भी यहाँ उभारा गया है, उनकी पीड़ाओं को, और साथ साथ जो है काम वासना जो हृदय में दबी रहती है उसको भी दर्शाया गया है। लोक कल्याण की उपेक्षा प्रयोगवाद का सबसे बड़ा दोष माना गया है। अर्थात इसमें लोक कल्याण कहीं नहीं दिखा देता है, इसमें केवल व्यक्तिवादिता अर्थात कवि अपने अपने विचारों को, अपने निजी विचारों को व्यक्त करते दिखते हैं। प्रयोगवादी कवि यथार्थवादी हैं अर्थात ये वास्तविकता लिखते हैं, वे भावुकता के स्थान पर केवल ठोस बौद्धिकता को ही स्वीकारते हैं। प्रयोगधर्मिता ही प्रयोगवादी काव्य का इष्ट है। भाषा, शिल्प, छंद, अलंकार, प्रतीक, बिंब, उपमान आदि की दृष्टि से इन कवियों ने नए नए प्रयोग किए हैं। नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद को बैठे ठाले लोगों का धंधा कहा है। अर्थात जो लोग खाली बैठे रहते हैं उनका धंधा है प्रयोगवाद। इनका कहना है ये नंद दुलारे वाजपेयी का। प्रयोगवाद का जन्म ही हुआ है तार सप्तक से, इसीलिए आप ज़रूर पढ़िए तार सप्तक, क्योंकि इससे जुड़े एक प्रश्न अवश्य बनेंगे। अज्ञेय जी के अनुसार एक ही प्रकार की भाव चेतना के तार में पिरोए गए 7 कवियों की रचनाओं का संकलन तार सप्तक कहलाता है, जहाँ पर 7 कवियों ने एक साथ कविताएं संकलित की। तार सप्तक मूलतः प्रभाकर माचवे के दिमाग की उपज मानी जाती है, परंतु इनके प्रवर्तन का श्रेय अज्ञेय को प्रदान किया गया है। अज्ञेय ने तार सप्तक के कवियों के बारे में लिखा है कि ये 7 कवि किसी एक स्कूल के नहीं हैं, बल्कि वे राही नहीं अपितु राहों के अन्वेषी हैं। ये इम्पोर्टेंट कथन है, राहों के अन्वेषी तार सप्तक के कवियों को अज्ञेय जी ने कहा है। हिंदी साहित्य जगत में अब तक 4 तार सप्तकों की स्थापना हो चुकी है, जिनके स्थापना वर्ष एवं उसमें शामिल कवियों का विवरण इस प्रकार है। पहला तार सप्तक है 1943। तो इसमें कौन कौन से कवि हैं, 7 कवि हैं, और यही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा गया है। तार सप्तक 1943 से। तो पहले कवि हैं अज्ञेय, जो प्रयोगवाद के आपके प्रवर्तक माने जाते हैं। दूसरे हैं नेमी चंद्र जैन,
रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माछवे, गिरजा कुमार माथुर। अज्ञेय नेमचंद्र जैन, रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माछवे, गिरजा कुमार माथुर। तो ये 4 सप्तक के पहले कवि हैं जो 1943 में प्रकाशित हुई। अब कुछ ट्रिक है याद करने का कि अज्ञेय ने नेमी राम से मुक्ति पाने के लिए भारत प्रभाकर को गिरा दिया। तो अज्ञेय से तज्ञेय हो गया, नेमी से नेमी चंद्र, राम से रामविलास शर्मा, मुक्ति से मुक्तिबोध, भारत से भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर से प्रभाकर माछवे और गिरा से गिरजा कुमार माथुर। तार सप्तक को ही प्रथम सप्तक भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन आता है कि प्रथम सप्तक में कौन से कवि नहीं शामिल हैं या कौन से कवि शामिल हैं। तो तार सप्तक को ही क्या कहते हैं, प्रथम सप्तक, या प्रथम सप्तक ही तार सप्तक है। हिंदी साहित्य में आधुनिक संवेदना का सूत्रपात तार सप्तक 1943 के प्रकाशन से ही माना जाता है। आधुनिक संवेदना का सूत्रपात। दूसरा सप्तक 1951 में प्रकाशित हुआ। आप देख रहे हैं कि 8-8 सालों का यहाँ पर डिफरेंस है। 1943 के बाद 1951 है, दूसरे सप्तक की बात कर रहे हैं। तीसरे को देखिए 1959 है। तो ये 8 सालों का गैप है, ठीक है ना। आगे भी आप देखेंगे वहाँ भी 8 सालों का है, वहाँ पर ज़्यादा गैप दिखता है ना। 59 के बाद सीधा 79 आ गया, तो यहाँ 20 सालों का गैप हो गया आपका। तो 8 + 8 + 20 कैसे याद रखेंगे आप। 1943 में 8 कर दीजिए, जोड़ दीजिए, 1951 हो गया। तो 1951 में 8 ऐड कर दीजिए, तो फिर 1959 हो गया, और 1959 में 20 ऐड कर दीजिए तो 1979 हो गया। ऐसे भी याद कर सकते हैं आप। दूसरा सप्तक में कौन कौन कवि हैं, हरिनारायण व्यास, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय, शकुंतला माथुर, नरेश मेहता, शमशेर बहादुर सिंह, भवानी मिश्र। शमशेर जी के बारे में बहुत बार क्वेश्चन आया है, और ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि शमशेर इनमें से कौन प्रथम सप्तक के कवि नहीं हैं, तो शमशेर बहादुर का नाम दे दिया जाता है। जबकि ये सप्तक के कवि हैं परंतु दूसरे सप्तक कवि हैं ना, तो ये प्रथम सप्तक के कवि में नहीं माने गए हैं, ये दूसरे सप्तक के कवि। अगर पूछा जाएगा दूसरे सप्तक कवि कौन है, तभी शमशेर जी होंगे। तो ये कवि हैं हरिनारायण व्यास, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय, शकुंतला माथुर, नरेश मेहता, शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र। तो ये हैं दूसरे सप्तक के कवि। सूत्र है इसका नाम याद रखने का। हरिधर्म के लिए रघुवीर ने शकुंतला को नरेश सिंह के भवन से निकाल दिया। तो हरि से हरिनारायण व्यास, धर्म से धर्मवीर भारती, रघुवीर से रघुवीर सहाय, शकुंतला माथुर, नरेश से नरेश मेहता, सिंह से अर्थात शमशेर बहादुर सिंह, भवन से भवानी प्रसाद मिश्र। तीसरे सप्तक की बात करते हैं। 1959 में प्रकाशित कुंवर नारायण, केदार सिंह, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, विजय देव नारायण शाही, कीर्ति चौधरी, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, मदन वात्स्यायन। कुंवर केदार के सर्व विजय की कीर्ति प्रयाग से लेकर मदनपुर तक फैल गई। चौथे सप्तक के कवि हैं अवधेश कुमार, राम कुमार कुंभज, श्री राम वर्मा, राजेंद्र वर्मा, नंद किशोर आचार्य, सुमन राजेश, स्वदेश भारती। अवधेश के राजकुमार श्री राम ने राजेंद्र नंद किशोर को सुमन के साथ भेज दिया। तो ये ट्रिक है कुछ याद करने की, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन आता है पहले सप्तक से और दूसरे सप्तक से, तीन दोनों को आप लोग ज़रूर याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नकेनवाद या प्रपद्यवाद, मैंने बताया आपको कि जो अज्ञेय द्वारा जो संपादित है तार सप्तक, अर्थात जो प्रयोगवादी काव्यधारा को प्रदर्शित करता है, उसका नाम ही प्रपद्यवाद कहा गया है, और उसका नाम ही नकेनवाद भी कहा गया है, और उसका नाम ही नई कविता भी दिया गया है। तो आइए नकेनवाद और या प्रपद्यवाद के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। तो नकेनवाद या प्रपद्यवाद का प्रकाशन हुआ
1956 में अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक व दूसरा सप्तक से प्रेरित होकर नलिन विलोचन शर्मा ने, ध्यान देंगे आप, नलिन विलोचन शर्मा ने अपने दो साथियों केसरी कुमार और नरेश कुमार को मिलाकर नकेनवाद की स्थापना की। क्योंकि नकेन में न और के और न ये तीनों के पहले अक्षर हैं, ठीक है। नलिन का न, केसरी का के, नरेश का न, नकेन, देख रहे हैं, नलिन, केसरी, नरेश अर्थात नकेन। तो तीन व्यक्तियों के नामों के प्रथम अक्षर के आधार पर इसकी स्थापना हुई और इसको ही प्रपद्यवाद भी पुकारा जाता है, नकेनवाद को, जिसका प्रवर्तक जो हैं कौन है, नलिन विलोचन शर्मा हैं और इनके दो और साथी केसरी कुमार और नरेश कुमार। नकेनवाद के प्रपद्यवाद का प्रकाशन 1956 में हुआ। प्रपद्यवाद का दावा था कि असली प्रयोगवाद नकेन ही है ना। प्रयोगवाद का मतलब प्रयोगवाद वास्तविक में रूप में नकेन ही है। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार प्रपद्यवाद एक प्रकार का रूपवाद या कलावाद था। प्रपद्यवाद के विविध सूत्र। प्रपद्यवाद के प्रतिनिधि के रूप में केसरी कुमार ने इसके विविध सूत्रों की चर्चा की है, जिसमें निम्न इस प्रकार हैं। प्रपद्यवाद भाव और व्यंजना का स्थापत्य है। प्रपद्यवाद के लिए किसी शास्त्रों के द्वारा निर्धारित नियम अनुपयुक्त है। उसके बाद प्रपद्यवाद पूर्ववर्तियों की महान परिपाटियों का निष्प्राण मानता है। प्रपद्यवाद प्रयोग को साधना नहीं साध्य मानता है। प्रपद्यवाद दूसरों के अनुकरण की तरह अपना अनुकरण भी वर्जित मानता है। वस्तुतः नकेनवादियों का यह प्रपद्यवाद अज्ञेय के प्रयोगवाद की स्पर्धा यानी कंपटीशन में खड़ा किया गया आंदोलन था, जो कालांतर में अज्ञेय जी से आगे बढ़ गया। प्रयोगवादी काव्यधारा की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, ऐसे हम लोग प्रयोगवाद पढ़ रहे हैं, लेकिन उसका ही दो और है, प्रपद्यवाद, नकेनवाद, इसके बारे में हमने जाना भी। आप जानते हैं हम लोग प्रयोगवादी काव्यधारा की प्रमुख विशेषताएं, ये अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, इन्हें आप जरूर याद कर लें। विशेषताएं आनी हैं, प्रवृत्तियां ही अधिकतर आती हैं एग्जामिनेशंस में। तो इसमें पहला है प्रवृत्ति अति यथार्थवादिता, यानी बहुत ज़्यादा वास्तविकता को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। बौद्धिकता की अतिशयता, कहते हैं कि यहाँ भावनाओं का बहुत कम ही प्रयोग है, बल्कि बुद्धि का ज़्यादा प्रयोग किया गया है। घोर व्यक्तिकता, यानी यहाँ पर कवियों ने अपनी अपनी व्यक्तिगत जीवन की कहानी कही है। वाद या विचारधारा का विरोध किया गया है, मतलब जो पहले चली आ रही परंपराएं हैं, जो विचारधाराएं हैं, उसका विरोध किया गया है प्रयोगवादी कवियों के द्वारा। नवीन उपमानों का प्रयोग, मैंने बताया था आपको भी तुरंत, अलंकार, रस, छंद को लेकर जो है नए नए उपमानों का प्रयोग कवियों ने किया है। भाषा की स्वच्छंदता है। निराशावाद भी एक प्रमुख विशेषता है, ध्यान देंगे आप, है ना। निराशावाद, साहस और जोखिम, वैचित्र्य प्रदर्शन अर्थात शिल्पगत वैशिष्ट्य, निरंतर प्रयोगशीलता, व्यापक अनास्था की भावना, यानी यहाँ पर ईश्वर के प्रति आस्था की भावना दिखाई नहीं देती है। सामाजिक यथार्थवाद की भावना, श्रृंगार का उन्मुक्त चित्रण भी किया गया है इसमें। क्षणवाद, यानी पल भर में ही सब कुछ समाप्त हो जाएगा, ऐसा भावना है इस वाद का। कुंठा और निराशा का चित्रण भी है। तो निराशावाद, कुंठा एक हीन भावना होती है जो व्यक्ति को अपने प्रति ही हो जाती है और उससे ग्रस्त होकर कवि रचनाएं करता है। तो कुंठा और निराशा का चित्रण। नगण्यता का निरूपण, यानी यहाँ पर अभद्रता भी दिखाई गई है इस कविताओं में। प्रगतिवाद व प्रयोगवाद में मुख्य अंतर, ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि प्रगतिवाद के बाद ही प्रयोगवाद आया, इसलिए थोड़ा हम लोग को समझना जरूरी है। प्रगतिवादी कविता में शोषित वर्ग और निम्न वर्ग को केंद्र पर रखकर लिखा गया कविता है, जबकि प्रयोगवादी कविता में केवल और केवल स्वयं के जिए हुए और भोगे हुए वास्तविक जीवन का चित्रण प्राप्त होता है।
तो प्रगतिवाद मतलब सभी के लिए ना, सामाजिक जो लोग हैं उन सभी के लिए, शोषित वर्ग हों, निम्न वर्ग हों, उनके बारे में लिखा गया कविता है। और वहीं प्रयोगवाद में क्या प्रयोग किया गया, अपने ऊपर, अपने निजी जीवन के ऊपर किया गया। प्रगतिवादी कविता विचारधारा को महत्व देती है और वहीं प्रयोगवादी कविता केवल अनुभव को महत्व देती है। प्रगतिवाद कविता में सामाजिक भावना की प्रधानता दिखाई देती है और प्रयोगवादी कविता में केवल व्यक्तिगत भावना की प्रधानता दिखाई देती है। प्रगतिवादी कविता में विषय वस्तु को अधिक महत्व दिया जाता है, जबकि प्रयोगवादी कविता में कलात्मकता को महत्व देते हैं लोग। तो विषय वस्तु का महत्व कहाँ है, प्रगतिवादी कविता में, जहाँ मतलब समाज से जुड़े हुए विषयों को दिखाया गया है, निम्न वर्ग को और शोषित वर्ग को। और वहीं प्रयोगवादी कविता में केवल कला की बातें की गई है ना, वहाँ विषय से कोई मतलब नहीं है। ताड़ सप्तक के कवियों का वर्गीकरण। ताड़ सप्तक और प्रतीक पत्रिका को देखकर यह स्पष्ट होता है कि इसमें संग्रहित या प्रकाशित कवियों के अनुभव के क्षेत्र, दृष्टिकोण और कथानक एक जैसे नहीं हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने ताड़ सप्तक के कवियों को निम्नानुसार अलग अलग बांट दिया है, क्योंकि कवि तो एक थे नहीं, बहुत सारे कवि थे, तो उनका दृष्टिकोण अलग रहेगा, लिखने की शैली अलग रहेगी, कला पक्ष अलग रहेगा। तो नगेंद्र ने ताड़ सप्तक कवियों को अलग अलग निम्नानुसार वर्गीकृत किया है। तो पहला जो वर्गीकरण है वो किसके आधार पर है, विचारों में समाजवादी और संस्कारों में व्यक्तिवादी, है ना। तो इसमें कौन कौन है भाई, वो पहले हैं शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता और नेमीचंद्र जैन। तो ये विचारों से क्या है, समाजवादी हैं, लेकिन संस्कारों से व्यक्तिवादी हैं। कौन कौन, शमशेर बहादुर सिंह हैं, नरेश मेहता और नेमीचंद्र जैन जी। आगे दूसरे श्रेणी के कवि हैं विचारों और क्रियाओं दोनों से समाजवादी। तो इसमें आते हैं पहले रामविलास शर्मा, गजानंद माधव, मुक्तिबोध। ठीक है, गजानंद नहीं है, गजानन माधव मुक्तिबोध है। तो इनके कविताओं में विचारों और क्रियाओं दोनों से समाजवादी होने का प्रमाण मिलता है, रामविलास शर्मा और गजानन माधव मुक्तिबोध। प्रगतिवादी कविता के द्वारा व्यक्त होते हुए जीवन मूल्य और सामाजिक प्रश्नों को असत्य या सत्याभास मानकर अपने व्यक्तिगत जीवन में तड़पने वाली गहरी संवेदनाओं को ही रूपायित करने वाले अन्य सभी कवि लगभग इसी श्रेणी के हैं। प्रायः वे सभी कवि मध्यम वर्ग से संबंधित हैं। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जितने भी कवि हुए प्रयोगवादी कवि, उन्होंने केवल अपने व्यक्तिगत जीवन में जो पीड़ाएँ हैं उनके मन में, उस संवेदनाओं को उन्होंने जो है कविता के माध्यम से मतलब प्रदर्शित किया है। और सबके जितने भी कवि हैं सब मध्यम वर्गीय कवि हैं, यानी मिडिल क्लास से बिलोंग रखते हैं। अब बात करते हैं हम लोग प्रयोगवादी काव्यधारा के प्रमुख कवि जो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पहले कवि हैं जो प्रयोगवादी के प्रवर्तक माने जाते हैं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी। तो अज्ञेय जी का जन्म है 1911, 1987 मृत्यु है। कसिया ग्राम जिला देवरिया यूपी में है शायद ये। तो इनका जन्म देवरिया में हुआ। और बात करते हैं हम लोग उनकी कविताओं की। तो पहली कविता है भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर, बाबरा अहेरी, इंद्रधनुष रौंदे हुए, अरि ओ करुणा प्रभा में, कितनी नाव में कितनी बार। और ये सब भी है इम्पोर्टेंट, ठीक है, देख सकते हैं आप। तो जो टिक लगाया गया है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और कई बार पूछा भी गया है। भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर, बाबरा अहेरी, इंद्रधनु रौंदे हुए, अरि ओ करुणा प्रभा में, आंगन के पार द्वार, कितनी नाव में पहली कितनी बार। सॉरी, आपने और भी देख सकते हैं आप। कहानी संग्रह है, वो तो कविता की हमने बात की। कहानी संग्रह में देखिए क्या है, दिख नहीं रहा है ये, शेखर एक जीवनी, ये तो उपन्यास हो गया ना।
त्रिपथ गता है शायद, क्या है त्रिपथ गता है, दिखाई नहीं दे रहा है, शरणार्थी है। तो ये इनकी कहानियाँ हैं, ठीक है ना। और उपन्यास में है शेखर एक जीवनी, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आगे जी का ये उपन्यास है शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी। ये 3 उपन्यास हैं, इनको याद कर लें आप, ठीक है। आगे जी के द्वारा निम्नलिखित पत्रिकाओं का संपादन भी किया गया है। विशाल भारत कोलकाता से प्रकाशित है। प्रतीक पत्रिका का प्रकाशन दिनमान नवभारत टाइम्स। तो ये आगे जी द्वारा पत्रिकाओं का संपादन किया गया है। कविताओं का संकलन किनका है, इनका तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा, चौथा, है ना। तो ये तो 4 सप्तक की रचना इन्होंने की है, संकलित किया है। और रूपाम्भरा का भी काव्य संकलन इन्होंने किया है, रूपाम्भरा। आंगन के पार द्वार रचना के लिए इनको 1964 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इसका काव्य रचना को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है सलिता, चंद्रशिला और असाध्य वीणा। आंगन के द्वार को 3 कालखंडों में 3 खंडों में बांटा गया है। सलीला, चंक्रांत शिला और असाध्य वीणा, ठीक है। कितनी नाम में कितनी बार रचना के लिए इनको 1978 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, है ना। और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हिंदी साहित्य में इनको कठिन गद्य का प्रेत भी कहा जाता है, इनको अज्ञेय जी को, ठीक है ना, क्योंकि बहुत कठिन गद्य लिखते हैं, इसलिए कठिन गद्य का प्रेत कहते हैं। केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं, क्योंकि ये कठिन शब्दों का, कठिन शैलियों का इस्तेमाल करते हैं केशवदास, इसलिए कविताओं में करते हैं, इसलिए उनको कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। लेकिन कठिन गद्य का प्रेत किसे कहा गया है, अज्ञेय जी को। इनकी असाध्य वीणा, अज्ञेय जी की बात हो रही है। कविता में मौन भी है, अद्वैत भी है, रचना प्रक्रिया है, रहस्य भी है। यदि नहीं है तो केवल संवेदना नहीं है। किसमें, असाध्य वीणा जो अज्ञेय जी द्वारा लिखी गई है। यह इनकी प्रतिनिधि कविता मानी जाती है। यह कविता जैन, बुद्धिज्म, ध्यान संप्रदाय या अशब्द संप्रदाय पर मानी जाती है। इनकी कविता में ओजमयी पदावली देखने को मिलती है। इनको व्यष्टि चेतना का कवि भी कहा जाता है। आगे हैं भवानी प्रसाद मिश्र, ये भी आपके प्रगतिवाद कविता कवि हैं। 1914 में जन्म, 1985 में मृत्यु, होशंगाबाद MP में इनका जन्म हुआ। भवानी प्रसाद मिश्र का इम्पोर्टेंट है। गीत फरोश बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। गीत फरोश, सतपुड़ा के जंगल, चकित है दुख, अंधेरी कविताएं, बुनी हुई रस्सियाँ, अनाम तुम आते हो, इदम ना मम, इदम ना मम, ये कई बार ये सब कविताएं पूछी गई हैं। गीत फरोश, सतपुड़ा के जंगल, भवानी प्रसाद मिश्र, चकित है दुख, बुनी हुई रस्सी, अंधेरी कविताएं, अनाम तुम आते हो, इदम ना मम। तो इम्पोर्टेंट जो रचना है उनको हम लोग को याद करना है, जो अक्सर आते हैं, ठीक है। कालजयी भी याद कर लेंगे आप, कालजयी, ठीक है। ये भवानी प्रसाद मिश्र की रचनाएं थी। इन्होंने कल्पना एवं गांधी वाङ्मय नामक पत्रिका का भी पत्रिका का संपादन किया है भवानी प्रसाद मिश्र ने। किसका, कल्पना का और गांधी वाङ्मय का। कविता का गांधी भी कहा जाता है इनको, किनको कहा गया है, भवानी प्रसाद मिश्र को। MP सरकार द्वारा इनको शिखर सम्मान दिया गया। बुनी हुई रस्सी के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। आगे जानते हैं गजानन मुक्ति बोध के बारे में। 1917 में जन्म, 1964 में मृत्यु, ग्वालियर में जन्म हुआ इनका। काव्य संग्रह चांद का मुँह टेढ़ा, ये इनका है गजानन माधव मुक्ति बोध का, है ना। चांद का मुँह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल, ठीक है। ये इनकी 2 रचनाएं हैं, काव्य संग्रह हैं। आगे और कविताएं हैं बहुत प्रसिद्ध, अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस, ठीक है।
ये सारी जो हैं रचनाएं हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। गद्य रचना है इनका भारत, इतिहास और संस्कृति। ध्यान देंगे, गजानंद माधव मुक्तिबोध की रचनाएं हैं। चांद का मुँह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूली, अंधेरे में ब्रह्म राक्षस, है ना, भारत इतिहास और संस्कृति। इनकी कविताओं को स्वाधीन भारतीय का इस्पाती ढांचा कहा जाता है। तीव्र इंद्रिय बोध का कवि, भयानक खबरों का कवि और फैंटेसी का कवि। फैंटेसी का कवि कई बार पूछा गया है, तो मुक्तिबोध ही हैं फैंटेसी के कवि। रामविलास शर्मा की तरह ये केवल अंग्रेज जी की कृपा से तार सप्तक में स्थान पा सकें, कवित्व कर में कोई विशेष उपलब्धि प्राप्त नहीं कर सके। तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। गजानंद माधव मुक्तिबोध केवल किनके कारण से, केवल अंग्रेज जी कृपा के कारण से जो है तार सप्तक में स्थान प्राप्त कर पाए, जैसे रामविलास शर्मा ने किया था। क्योंकि इन दोनों में कुछ कवित्व कर्म की प्रधानता दिखाई नहीं देती है। इन्होंने कला के निम्न 3 क्षण स्वीकार किए हैं। पहला क्षण है अनुभव का फैंटेसी में रूपांतरण, फैंटेसी के शब्दबद्ध होने की प्रक्रिया, जीवन का उत्कट तीव्र अनुभव क्षण। तो ये 3 क्षण हैं जो उन्होंने कला के माने हैं। गिरजा कुमार माथुर 1918 में जन्म, अशोकनगर MP में, और मृत्यु है 1994 में। मंजीर, नाश निर्माण, धूप के धान, शिला पंख चमकीले, छाया मत छूना, भीतरी नदी की यात्रा, साक्षी रहे वर्तमान, पृथ्वी कल्प, कल्पांतर, मैं वक्त के हूँ सामने, मुझे और अभी कहना है। तो इसमें जो कविताएं इम्पोर्टेंट है वो हैं नाश और निर्माण, धूप के धान, शिला पंख चमकीले, छाया मत छूना, भीतरी नदी की यात्रा, है ना, ये सारे इम्पोर्टेंट है। ये रोमानी मिजाज के माने जाते हैं। कौन? गिरजा कुमार माथुर जी। हम होंगे कामयाब एक दिन की रचना भी गिरजा कुमार माथुर ने ही की है। यह गीत अंग्रेजी के विशल ओवरकम का हिंदी अनुवाद है। पहले ये गीत अंग्रेजी में लिखी गई थी, विशल ओवरकम वन डे। MP आकाशवाणी और दूरदर्शन के महानिदेशक रह चुके हैं। गंगनांचल नामक पत्रिका का संपादन भी किया। इनकी प्रारंभिक कविताओं में रोमांस और सौंदर्य लिप्सा की अभिव्यक्ति हुई है तथा उन पर छायावादी शैली का प्रभाव भी दिखाई देता है। कि इनकी बात करें हम लोग, गिरजा कुमार माथुर की बात कर रहे हैं हम लोग। डॉक्टर श्री कुमार मिश्र ने अनुसार इनकी कविताओं पर निराशा, विषाद और असफलता और उगणता की छाप पाई जाती है। किनके अनुसार? शिव कुमार मिश्र के अनुसार गिरजा कुमार कविताओं में निराशा, विषाद यानी उदासी का भाव, असफलता और रुग्णता का छाप मिलता है। अपनी कविताओं में उन्होंने कहीं कहीं सवैया छंद को तोड़कर एक नया छंद रूप प्रदान किया है। मैं वक्त के सामने हूँ, ये भी गिरजा कुमार माथुर की कविता है। इसके लिए उनको 1991 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अगले कवि हैं धर्मवीर भारती। 1926 में जन्म हुआ, 1997 में मृत्यु, इलाहाबाद UP में जन्म हुआ। ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष, अंधा युग, 3 नाट्य। ध्यान देंगे, कर्णप्रिया इम्पोर्टेंट है ये। तो ये जो मतलब जो इम्पोर्टेंट है टिक लगा दिया मैंने पहले से। ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष, अंधा युग, ये जो गीति नाट्य है धर्मवीर भारती जी का। कर्णप्रिया इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी के ये क्या रहे हैं? प्राध्यापक यानी प्रोफेसर रहे हैं धर्मवीर भारती। धर्मयुग पत्रिका के संपादक भी रहे हैं धर्मवीर भारती। इनकी कविताएं मूलतः गीतात्मक यानी गीत की तरह लिखी गई हैं, जिसमें लोक परिवेश की मस्ती है, यानी जो ग्रामीण जो परंपरा है, चित्रण है, उसको यहाँ दिखाया गया है। और उल्लास के स्थान पर उदासी और सूनापन अधिक नजर आता है। तो इनकी कविताओं में उल्लास कम दिखता है, निराशापन और उदासीपन का ज़्यादा भाव दिखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्णप्रिया रचना में राधा के परंपरागत चित्रण
चरित्र को नए रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। राधा कृष्ण के वासनात्मक संबंधों का चित्रण इसमें पूर्ण रुचि एवं सजीवता के साथ किया गया है। तो ध्यान देंगे, कर्णप्रिया जो रचना है धर्मवीर भारती की है और इसमें उन्होंने राधा कृष्ण के संबंधों का चित्रण किया है। धर्म युग, निकष, आलोचना, इन्होंने 3 पत्रिकाओं का संपादन किया है। इन्होंने धर्मवीर भारती ने साहित्यकारों की सहायतार्थ आप इन्होंने 1943 में परिमल नामक संस्था की स्थापना की। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो परिमल नामक जो साहित्यिक संस्था है एक, तो इसकी स्थापना किन्होंने की? धर्मवीर भारती ने की 1943 में। अपने इन्होंने सिद्ध साहित्य पर भी शोध उपाधि प्राप्त की। कि साहित्य पर, सिद्ध साहित्य पर। सूरज का 7वां घोड़ा, ये भी धर्मवीर भारती की रचना है और इस पर टीवी सीरियल बना था, ठीक है ना। पंख, पहिए और पट्टियों का संबंध अंधा युग काव्य से माना जाता है। पंख, पहिए और पट्टियों का संबंध अंधा युग जो गीति नाट्य है इनका, किनका होता है? ये धर्मवीर भारती का। ये एक तीनों से संबंध माना गया है इसका। आगे है नरेश मेहता, जन्म 1922, बोलने दो चीड़, संशय की एक रात, शबरी, प्रभात पर्व, सभा, अरण्या, प्रार्थना पुरुष, समय देवता है। बहुत सारी रचनाएं हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट जो है वो बोलने दो चीड़ को और संशय की एक रात, ठीक है, और शबरी याद कर लेंगे। तुम मेरा मौन हो, ये सब मतलब जो कुछ अलग हटके जो नाम है ना वही सब आते हैं जो हमेशा पूछ जाते हैं। बोलने दो चीड़ को, संशय की एक रात और शबरी। इनकी द्वारा रचित संशय की एक रात जो नरेश मेहता की है, ये नाट्य शैली में लिखी गई एक लंबी कविता है। संशय की एक रात नरेश मेहता की लिखी गई है और नाट्य शैली में लिखी गई कविता है जो बहुत लंबी कविता है। इसमें राम के मन के संशय को चित्रित किया गया है। समुद्र में पुल बंध जाने पर राम का मन संशय से भर जाता है। वे सोचते हैं कि सीता के लिए इतना बड़ा नरसंहार क्यों किया जाए, परंतु सहयोगी द्वारा यह कहे जाने पर कि यह युद्ध सीता के लिए नहीं अपितु प्रजा के लड़ा जा रहा है, तो वो युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। तो राम संशय यानी संशय की एक रात, जहाँ राम के संशय की बातें की गई हैं, जो लिखा है नरेश मेहता जी ने। प्रार्थना पुरुष इनका ही रचित काव्य खंड है, ठीक है ना, और इसमें गांधी जी के चरित्रों का वर्णन किया गया है। प्रार्थना पुरुष जो नरेश मेहता द्वारा लिखा गया है, ये खंड काव्य है जिसमें गांधी जी के चरित्र को प्रदर्शित किया गया है। अरण्या, ये भी इनकी रचना है और समय देवता, ये भी इनकी लंबी कविता है जो इनका मेरा समर्पित एकांत उत्सव में संकलित है। तो समय देवता, अरण्य, प्रार्थना पुरुष, संशय की एक रात, बोलने दो चीड़ को, शबरी, ये सब किनकी रचनाएं हैं? नरेश मेहता की। आगे जो है शमशेर बहादुर सिंह, ये भी प्रगतिवाद के कई माने जाते हैं, ठीक है, सॉरी प्रयोगवाद के माने जाते हैं। तो 1911 में जन्म है, 1993 में मृत्यु, देहरादून में इनका जन्म स्थल है। अमन का राग, चुका भी नहीं हूँ मैं, इतने पास अपने, काल तुझसे होड़ मेरी, उदिता बात बोलेगी हम नहीं, टूटी हुई बिखरी हुई। तो ये शमशेर जी की रचनाएं हैं जिसमें अमन का राग, चुका भी नहीं हूँ मैं, काल तुझसे होड़ मेरी, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये विचारों से मार्क्सवादी हैं, बता चुका हूँ मैं पहले आपको शमशेर जी के बारे में। संस्कारों से व्यक्तिवादी हैं और अनुभवों से रोमानी हैं। कौन? शमशेर जी। हिंदी साहित्य जगत में इनको कवियों का कवि भी कहा जाता है। कवियों कवि कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। इनकी कविताओं का मुख्य स्वर कुंठित प्रेम है, यानी ऐसा प्रेम जो हीन भावना से ग्रस्त है। इन्होंने कहानी और नया साहित्य नामक 2 पत्रिकाओं का संपादन किया है। शमशेर बहादुर सिंह ने कहानी और नया साहित्य पत्रिका का संपादन किया। अमन का राग रचना प्रगतिवादी सरोकार से संबंधित एक लंबी कविता है। तो सबसे लंबी कविता अमन का राग जो प्रगतिवादी सरोकारों से संबंधित है।
उदिता रचना के लिए उदिता रचनाओं की भूमिकाओं में वे प्रगतिवादी काव्य आंदोलन की आवश्यकता महसूस करते हैं, किंतु अपने वर्ग संस्कार और कार्य से जुड़ नहीं पाए। उदिता रचनाएं में 2 भूमिकाएं हैं। इन्हें यूपी सरकार से मैथिली शरण गुप्त, एमपी सरकार से कबीर सम्मान मिल चुका है। किनको बात कर रहे हैं? शमशेर बहादुर सिंह की बात कर रहे हैं। चूका भी नहीं हूँ, इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। आगे कवि हैं रघुवीर सहाय, 1929 में जन्म, 1990 में मृत्यु। सीढ़ियों पर धूप में, ये किनकी रचना है? रघुवीर सहाय की। आत्महत्या के विरुद्ध, लोग भूल गए हैं, हंसो हंसो जल्दी हंसो, कुछ पत्ती कुछ चिट्ठियाँ। तो रघुवीर सहाय की रचनाएं हैं। सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, लोग भूल गए हैं, मेरा प्रतिनिधि, हंसो हंसो जल्दी हंसो, कुछ पत्ती कुछ चिट्ठियाँ। लोग भूल गए हैं रघुवीर सहाय की रचना है। इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। सीढ़ियों पर धूप में एक अनाहत जिजीविषा, मध्यम वर्गीय जीवन का दबाव और लोकतंत्र की विडंबनाओं को दिखाया गया है। सीढ़ियों पर धूप में किनके द्वारा रचित है? ये रघुवीर सहाय द्वारा रचित है। सीढ़ियों पर धूप में, हंसो हंसो जल्दी हंसो, ये भी रघुवीर सहाय जी की रचना है और ये कविता का संग्रह है ना। आपातकाल से संबंधित कविताओं का संग्रह है। आपातकाल समझते हैं ना आप? रघुवीर सहाय के हर काव्य संग्रह के प्रारंभ में भूमिका लिखी गई है, परंतु इस काव्य के प्रारंभ में कोई भूमिका नहीं। इसके कवि मौन है, बोलने की क्या है? मनाही है। हंसो हंसो जल्दी की बात कर रहे हैं हम लोग। भारत भूषण अग्रवाल, 1919 में जन्म हुआ। रचनाएं छवि के बंधन, जागते रहो, मुक्ति मार्ग, ओ प्रस्तुत मन, कागज के फूल, एक उठा हुआ हाथ, उतना वह सूरज है, अग्नि लेख। छवि के बंधन रचना में सौंदर्य, प्रेम, विरह की अनुभूति, निराशा, पीड़ा, पराजय तथा दर्द की अभिव्यक्ति हुई है। इनके द्वारा रचित निम्न गीतों: लाल सेना का गीत, लाल जवानों का पानी, लाल निशान आदि में मार्क्सवादी स्वर प्रस्फुटित होते हैं। तो यहाँ पर आपको प्रगतिवाद ज़्यादा दिखाई देगा, प्रयोगवाद कम दिखाई देगा भारत भूषण की रचनाओं में। उतना वह सूरज है रचना के लिए इनको 1978 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। आगे है प्रभाकर माचवे, और भी लोग हैं, देख लीजिए, आप देख सकते हैं। तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट था मैंने बता दिया। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे नई कविता, जो प्रयोगवाद के बाद आई है 1953 से अब तक चली आ रही है। नवलेखन भी कहते हैं, नई कविता भी कहते हैं इसको।